हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आपने जाना था कि पाकिस्तान में जब डेड लॉक हुआ तो 7 घंटे की बंद कमरा मीटिंग में क्या बातें हुई और काकर फार्मूला कैसे सामने आया, नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत कैसे ख़त्म हुआ और कैसे एक ऐसा शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया जिसके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं था। इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सदी का सबसे बड़ा गबन कैसे किया गया और नवाज शरीफ को शेर का इंतखाबी निशान ना चाहते हुए भी कैसे मिला। मैं हूं फारिस मलिक और आप देख रहे हैं मिस्टर MNYT की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज। मुईनुद्दीन कुरैशी को पाकिस्तानी तरीका पैराशूट वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है, लेकिन इस पैराशूट वज़ीर-ए-आज़म ने सदर वसीम सज्जाद की इजाज़त से एक बहुत बड़ा काम किया और वो ये कि बैंकों से कर्जा माफ़ करवाने वालों की खुफिया फहरिस्तें शाया करवा दी। इस लिस्ट में मार्च 1985 से तब तक तमाम ऐसे अफराद के नाम दर्ज थे जो कौम की दौलत लूटने में किसी न किसी तरह शरीक रहे थे। कर्जा लेकर माफ़ करवाने वालों की ये फहरिस्तें धमाका हेज थीं। इसमें आसफ अली जरदारी, इनके वालिद हाकम जरदारी, जनरल अयूब के बेटे गौहर अयूब की फैमिली, शहबाज शरीफ, इनके भाई अब्बास शरीफ, जफरुल्लाह जमाली और चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और रुबानी खर जैसी शख्सियत शामिल थी। कर्जा लेकर हड़प कर जाने वालों का फ्रॉड इतनी बड़ी सतह का था कि अखबारात ने इसे सदी का सबसे बड़ा गबन करार दिया। अखबारात के मुताबिक 60 अरब रुपए का कर्जा वापस नहीं किया गया था, जबकि 1.5 अरब से ज़ायद कर्जा माफ भी करवाया गया था। अब कर्जाहारों की फरिश्तें जारी करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि इनसे कर्जे वापस लिए जाते, यहाँ इन्हें नाअहल करके सजाएं दी जाती या फिर इनकी जायदादें फरोख्त करके पैसे वापस लिए जाते। इन सब बातों का ऐलान हुआ, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कह दिया कि कर्जा हड़पने वालों को इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। लेकिन बाद में इन सब कर्जाखोरों को कर्जा वापस करने के महज वादों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। करप्शन के कल्चर को बेनकाब करने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने प्लाट्स की तकसीम वाली फहरिस्तें भी शाया करवा दी। इस लिस्ट के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी वज़ारत उज़्मा के 20 माह में 561 प्लांट्स करीबी लोगों में तकसीम किए, जबकि इसी लिस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने 28 साल दौर में सिर्फ 23 प्लाट तकसीम किए। इस दौर में टैक्स चोरों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुई। इस कार्रवाइयों का सामना सिर्फ सियासी शख्सियत को नहीं करना पड़ा, बल्कि फिल्मी दुनिया के अहम सितारे भी इसकी पुष्ट में आए। मरूफ अदाकार अफजल अहमद, फिल्मी हीरोइन बाबरा शरीफ और सलमा आगा के बैंक अकाउंट ब्लॉक करके इनकी जायदाद हड़प ली गई और इनको नोट्स जारी कर दिए गए। पंजाब के मशहूर फनकार अताउल्ला सियालवी हुकूमती कार्रवाई से बचने के लिए अपने हिस्से का टैक्स फौरी अदा किया। मुईनुद्दीन कुरैशी ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुल्की तारीख में पहली बार ज़राई टैक्स में लागू किया। इसके अलावा इन्होंने नवाज शरीफ के दौर की महंगी स्कीमों को भी ख़त्म कर दिया। नवाज शरीफ के मनसूबा मोटरवे को निगरान हुकूमत ने अच्छे नज़रिए से नहीं देखा, बल्कि इसका डिज़ाइन तब्दील करके 35 करोड़ रुपए बचाए। माशी मैदान में निगरान हुकूमत ये सब काम इसलिए कर रही थी क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की ये हुकूमत इसी काम के लिए कायम की गई थी। लेकिन आईनी तौर पर इस हुकूमत का असल काम इलेक्शन बरवक्त और शफाफ का इनकार था, जिस सिलसिले में 2 खदशात सर उठा रहे थे। पहला तो ये कि हुकूमत लंबी मुद्दत के माशी मंसूबे पेश कर रही थी, जिसे सियासी जमातों में ये शक जड़ पकड़ रहा था कि शायद इलेक्शन मुलतवी करने की कोई साजिश हो रही हो, जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर इंतखाबात वक्त पर करवाने की यकीन दहानी एक दूसरे को करवाते रहते थे। दूसरा खदशा मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात थे।
شیعہ سنی فسادات اپنے عروج پر تھے۔ دہشت گردی کے کئی واقعات میں بہت زیادہ لوگ جان سے جا چکے تھے۔ 14 اگست کو لاہور میں اوپر تلے 2 بم دھماکوں سے شہر لرز اٹھا۔ 2 ستمبر کو لاہور چبرجی کی ایک مسجد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نمازیوں کو شہید کر دیا۔ جان سے جانے والوں میں جنرل ضیاء کا بانجا بھی شامل تھا۔ صرف لاہور ہی نہیں، کراچی سمیت پورے ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھی، لیکن جس حادثے نے سیاسی جماعتوں میں ایک خوف کی لہر دہرا دی وہ اور ہی کچھ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صدر مسلم لیگ پنجاب اور سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائن ایک جلسے میں خطاب کے لیے میاں چنو سے گزر رہے تھے، جہاں ان کی گاڑی کو زبردستی روکا گیا اور ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے قتل کا الزام بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی پر لگایا، لیکن یہ الزام بے بنیاد نکلا کیونکہ یہ ایک ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا گیا، جس کے ملزم پکڑے گئے اور جیل ملتان میں سزائے موت بھی ہوئی۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے تمام خدشات کے باوجود نگران صدر اور وزیر اعظم ایک بات بار بار کر رہے تھے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور اتنے شفاف ہوں گے کہ کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو آنے والے انتخابات کی مرکزی کردار تھے، لیکن دونوں کو انتخابات میں کچھ مسائل کا سامنا بھی تھا۔ نواز شریف کے ساتھ پہلا بڑا مسئلہ تو یہ ہوا کہ ان کی طاقت تقسیم ہو گئی۔ وہ یوں کہ نواز شریف جس ووٹ بینک پر وزیر اعظم بنے تھے وہ 3 بنیادوں پر کھڑا تھا۔ ایک IJI کا اتحاد، دوسری تھی مذہبی ووٹ بینک، تیسرا تھا مسلم لیگ کا اپنا ووٹ بینک۔ اب ہوا یہ کہ JIJ اس لیے ختم ہو گئی کہ کچھ جماعتوں کے بقول نواز شریف ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ میں ناکام ہو گئے تھے۔ مذہبی حلقوں کی سپورٹ بھی اسی لیے کم ہو گئی تھی کیونکہ قاضی حسین احمد نے مذہبی جماعتوں کا نیا اتحاد اسلامک فرنٹ کے نام سے بنا لیا تھا۔ یہ اتحاد ایک بار پھر اسلامی حکومت کے لیے چندہ مانگ رہے تھے۔ اب رہ گئی پیچھے مسلم لیگ، لیکن یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ جنیجو اس چٹھا گروپ اور مسلم لیگ نواز گروپ، لیکن صرف یہ 3 مسئلے ہی نہیں تھے بلکہ ایک دلچسپ مسئلہ سائیکل کی سواری کا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف اور چٹھا گروپ دونوں مسلم لیگ کا نشان سائیکل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ دلائل سے کوئی فیصلہ نہ ہوا تو قرعہ اندازی ہوئی۔ قرعہ اندازی میں نواز شریف کا شیر نکل آیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے جو پہلی بار ایک پارٹی کی حیثیت سے تنہا الیکشن لڑ رہی تھی بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ ملک جس کے زیادہ تر ووٹر کم تعلیم یافتہ ہوں اور میڈیا بھی آج کل کی طرح عام نہ ہو، نئے انتخابی نشان سے ووٹ لینا انتہائی مشکل کام تھا۔ بہرحال انہوں نے احتجاجاً باری دل کے ساتھ یہ فیصلہ قبول کیا۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن تاریخی واقعہ یہ ہے کہ شیر کا جو نشان آج نون لیگ کی پہچان ہے، اس کو تبدیل کروانے کے لیے نواز شریف خود عدالت کیے تھے، لیکن وہاں بھی بات نہ بن سکی۔ شیر کا انتخابی نشان نواز شریف خود نہیں لیا بلکہ ایک طرح سے ان کے سر دھپ دیا گیا تھا۔ الیکشن 1993 کی دوسری اہم شخصیت بے نظیر بھٹو بھی ایک لحاظ سے خوش قسمت اور ایک لحاظ سے کچھ مشکل میں تھی۔ خوش قسمت اس طرح کہ پنجاب میں مسلم لیگ کا ایک درا چٹھا گروپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل چکا تھا، جس کی وجہ سے بی کی پنجاب میں پوزیشن بہت بہتر ہو گئی تھی، لیکن وہ مشکل میں اس طرح تھی کہ سندھ میں ان کی ماں اور بھائی مرتضی بھٹو ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے بلکہ ان کے مقابلے پر کھڑے تھے۔ دونوں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مرتضی بھٹو کی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن نے منظور کرتے ہوئے انہیں مکے کا انتخابی نشان دے دیا۔ بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو پوری طرح اپنے بیٹے مرتضی بھٹو کے ساتھ تھیں اور اپنی بیٹی کی مخالفت کر رہی تھی۔ الیکشن سے پہلے ایک طرف فرقہ وارانہ قتل و غارت جاری تھا، دوسری طرف سیاسی جماعتیں مذہب کو استعمال کر رہی تھیں۔ نواز شریف مسجد میں زکوٰۃ تقسیم کرتے اور اس کے بڑے بڑے اطلاعات چھپاتے۔ الیکشن سر پر تھے، مقابلہ زوروں کا تھا، چیلنجز بہت بڑے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں سابقہ وزرائے اعظم عوام سے بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے جنہیں پورا کرنا بہت مشکل تھا۔
बेनज़ीर ने कहा कि वो लाहौर से इस्लामाबाद तक बुलेट ट्रेन चला देंगी और कराची में सब वेज बनवाएंगी, जबकि नवाज शरीफ पीली टैक्सी स्कीम के बाद पीला मोटरसाइकिल, पीला घर और पीले ट्रैक्टर के वादे कर रहे थे। काजी हुसैन अहमद, जिन्हें इस्लामिक फ्रंट के लिए कार का निशान मिला था, कह रहे थे कि हमारा दौर खुशहाली का दौर होगा जिसमें सब लोग कारों में सफर करेंगे। वज़ारत उज़्मा के ये उम्मीदवार दावे तो कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इन कामों के लिए कौमी खजाने में पैसा कहां से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात अच्छे नहीं थे। इन्हीं दावों और दहशतगर्दी के वाक़यात से गुजरते हुए 6 अक्टूबर का दिन आ गया। कौमी असम्बली के इंतखाबात बेनज़ीर भुट्टो के मुतालबे पर फौज की निगरानी में हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला हुआ, जबकि MQM ने कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था। शायद इसीलिए पहले मरहले में टर्न आउट 90 की निस्बतन कम रहा। इंतखाबात के फौरी नताइज आए और पीपल्स पार्टी को 65 और नून लीग को 56 सीटें मिली। अगरचे ये हकीकत अपनी जगह थी कि नवाज शरीफ को पॉपुलर वोट्स में 4 लाख वोट ज्यादा मिले थे। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को मामूली बढ़तरी मिली थी। इन्होंने छठा ग्रुप और आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर, जिससे इन्हें 121 अरकान की हिमायत मिल गई। बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन गई और नवाज शरीफ अपोजिशन की कुर्सी पर बैठ गए। बेनज़ीर के वज़ीर आज़म बनते ही मुईनुद्दीन कुरैशी ने सूटकेस उठाया, पाकिस्तान की यादें संभाली और वापस चले गए। लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान इनके किए गए इक़दामात का एक फ़ायदा हुआ, वो ये कि जब मुईनुद्दीन वज़ीर आज़म बने तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 18 करोड़ डॉलर थे, जबकि 3 माह बाद वो वापस गए तो ज़खायर 49 करोड़ डॉलर हो चुके थे, यानी 2.5 गुना ज़्यादा। इन्होंने जाते हुए आरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कहा कि इनके माशी पॉलिसियों को अगर जारी रखा गया तो मुल्क तरक्की करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और वो वापस चले गए। वो एक गैर सियासी आदमी थे, इसलिए फिर कभी पाकिस्तान सियासत में वापस नहीं आए। इनका इंतकाल 2016 को अमेरिका के शहर वाशिंगटन में हुआ और वो वहाँ ही दफन है। इन दिनों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन नहीं होते थे। 9 अक्टूबर को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुआ, जिनमें बलूचिस्तान और पंजाब में मुस्लिम लीग नून, जबकि सिंध और सरहद में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। सिंध में पीपल्स पार्टी, सरहद में मुस्लिम लीग की महलूद, जबकि बलूचिस्तान में जुल्फ़कार मैक्सी की हुकूमत बनी। अक्सरियत के बावजूद नून लीग पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकी। हुआ कुछ यूं कि मंजूर भुट्टो, जिनके पास 16 सीट थी, जिन्होंने अंदर अरकान को साथ मिलाकर एक आज़ाद ग्रुप बना लिया और पीपल्स पार्टी से बारगेन की कि अगर इन्हें पंजाब का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो मरकज़ और सूबों में पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे। बेनज़ीर को मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर कबूल नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये ऑफ़र कबूल कर ली और 16 सीटों वाले मंजूर भुट्टो को वोट दे दिया। पंजाब और मरकज़ में महफूज करने के बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ एक मसला रह गया था और वो था सदर का, और वो इसलिए अहम था कि अभी आइन में ज़िया तरमीम 58(2) भी मौजूद था, जिससे सदर जब चाहे वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। गुलाम इसहाक खां 3 मरतबा जनरल ज़ियाउल हक एक बार ऐसा कर भी चुके थे, यानी इस तरमीम के वजूद में आने के बाद तमाम असम्बलियां आइनी नुक्ते का शिकार होकर ख़त्म हो चुकी थी। इसमें पीपल्स पार्टी ऐसा सदर चाहती थी जो इनका दिल से वफादार हो। ऐसे में KDP अपोजिशन लीडर और दस्ते राज फारूक लगारी को चुना गया। इधर नून लीग ने कायम मुकाम सदर वसीम सज्जाद को ही नामजद कर दिया। लेकिन मसला ये था कि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग की सीटें ज़्यादा थी। अब ज़ाहिर ये बात यकीनी मालूम होती थी कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार वसीम सज्जाद 22 वोटों की बढ़तरी से सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन हारी किस्मत। नवाज शरीफ यहाँ भी शतरंज की बाजी में मोहतरमा भुट्टो और इनके शोहर से मार खा गए। आसफ अली जरदारी ने जोर तोड़ की सलाहियत दिखाई, नून लीग के बंदे अंदर से तोड़े
आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाया और फ़रूक लगारी को 274 वोटों से सदर बनवा दिया। इस हुकूमत में सदर मुमलकत का दफ्तर सूबा सिंध और पंजाब भी पीपल्स पार्टी के साथ बाहर से एक मजबूत हुकूमत थी, लेकिन अंदर से ये एक उतनी ही कमज़ोर हुकूमत थी। बेनज़ीर की वालदा से किसी तरह भी नहीं बन रही थी, जहाँ तक कि नुसरत भुट्टो को ये भी कहना पड़ा कि जितना जुल्म मेरी बेटी ने मुझ पर किया है इतना तो ज़ियाउल हक ने भी हम पर नहीं किया था। ऐसा क्या हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो पर भुट्टो के जालों ने पत्थरों से बर्ताव किया और बेनज़ीर अपने ही दौरे हुकूमत में रात की तारीकी में किसको मिलने जाया करती थी और बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में उनके सगे भाई मुर्तज़ा भुट्टो को किसने और क्यों कत्ल किया, ये सब हम आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मिस्टर MNYT की अगली किस्त में। तो अगली किस्त को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी सूरत ये सिलसिला जारी रहेगा और हम बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।